Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss the difference between engineering mechanics and strength of material. These two are very beautiful and important subject of mechanical engineering. तो दोनों का डिफरेंस से ही सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ से बहुत ही बेसिक से, बहुत ही इनिशियल स्टेज से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। ऐसे ही सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाएंगे, उससे बेहतर होगा कि पहले आखिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बेसिक सब्जेक्ट है। तो यहाँ से समझना ज़रूरी है कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फिर इसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन आएगा, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो खैर हर जगह पे यूज होगा डियर। और फिर मशीन डिजाइन फाइनली पढ़ना होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कोर पेपर है, प्योर कोर पेपर है, तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उसके बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बिना जो होगा वो मशीन डिजाइन बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के, लेट्स स्टार्ट डियर। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी आपको बताए हैं क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को यदि शॉर्ट फॉर्म में जो है वो क्या बोला जाता है, तो यहाँ से बहुत ही बेसिक होने वाला है ये लेक्चर। अब इसको बिना स्किप किए लेक्चर को पूरा देखिएगा डियर, क्योंकि ये बेसिक यदि आपको नहीं मालूम होगा, फर्स्ट लेक्चर से आप देखेंगे तो आगे फर्दर आने वाला हर एक लेक्चर मेरा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही सोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सोम, SOM, सोम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही क्या बोलते हैं, सोम। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, यदि कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसे प्रीवियस लेक्चर में मेरा स्ट्रेंथ के बारे में आपको हम ऑलरेडी मटेरियल में बता चुके हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल में जो है वो बता चुके हैं स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है। फिर भी आपको यहाँ बताते हैं स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग। आप एकदम बहुत एक बच्चे जैसा बात करें और समझें तो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ, आप कहेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड इज अ स्ट्रेंथ फॉर दैट मटेरियल। लोड कैरिंग कैपेसिटी, जैसे सपोज कीजिए ये एक मटेरियल है, इसका स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि कितना लोड को ये कैरी कर सकता है, यानी लोड कैरी करने का इसका कैपेसिटी क्या है, वही इसका स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। इस मटेरियल का, इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप कभी कहते हैं कि नहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, ताकत ज़्यादा नहीं है, ताकत का मीनिंग क्या हुआ कि आप इतना भार नहीं उठा सकते, इतना लोड आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, आप लिख सकते हैं ना, सिंपली ये बात बोल सकते हैं। लोड कैरिंग एक हम अच्छा सा भी डेफिनेशन आपको बता देंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरी करने का कैपेसिटी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब देखिए एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम जो है वो और भी है, जैसे होता है ना कि आपका घर का नाम गोलू, और भी बहुत तरह का नाम होता है लोगों का, है कि नहीं, आप सर्टिफिकेट में कोई और नाम, ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और भी नाम है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और भी नाम है, वो नाम यदि बोलेंगे तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नाम सिर्फ उसी का 2-4 नाम है, तो यानी सब्जेक्ट तो वही है ना, है कि नहीं। तो देखिए इसको और भी नाम से जानते हैं, उसको भी आप समझ लेंगे। इसको और भी नाम से क्या जानते हैं, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। आप ये बात भी समझेंगे, मैकेनिक्स ऑफ क्या डियर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, मॉस बोल सकते हैं, MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इतना ही नहीं, अब देखिए क्या क्या होगा, तो इसको और भी नाम से जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ
मटीरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स इस नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी क्या होगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, MOM हो सकता है। ठीक है, शॉर्टकट ऐसे यूज कर सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये भी जो होता है ये सोम का ही नाम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही नाम है। इतना ही नहीं, और भी देखिए क्या नाम है इसका, और भी है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी इस नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये भी क्या होगा, मॉस ही कहलाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। अभी देख रहे हैं 4 नाम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही ये सब नाम है। इतना ही नहीं है, और भी, अभी रुकिए, ठहरिए आप, देखिए क्या और नाम होता है इसका। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं इस सब्जेक्ट को, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज का मीनिंग होता है डियर, डिफॉर्मेबल, जो बॉडी डिफॉर्म हो सकता है ना, उसी को कहेंगे डिफॉर्मेबल। डिफॉर्म मतलब क्या हुआ, अपना फॉर्म चेंज करे, डिफॉर्म मीनिंग आप समझ रहे हैं। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है यानी कि इलास्टिक बॉडी। इसी का मीनिंग क्या होता है, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक बॉडी का मतलब बिहेवियर इलास्टिसिटी का होना चाहिए, यानी कि यदि आप इस पे फोर्स इस बॉडी पे लगाएं तो अपना शेप साइज को चेंज कर दे, जैसे फोर्स को रिमूव करें तो वैसे ही अपना रीगेन कर ले ओरिजिनल शेप साइज को जो उसका ओरिजिनल था। तो उस तरीके का बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो देखिए, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब इसी का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है अभी देखिए एकदम, इसीलिए हम इतना नाम वगैरह सब चीज़ बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। कभी किसी भी नाम से आ जाए तो आपको समझना, ये कोई भी बुक, कोई भी नाम से आपको मार्केट में बुक अवेलेबल हो तो आप कहें कि हाँ ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही किताब है कि नहीं, वहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, स्ट्रेंथ तो आप समझ गए कि लोड कैरी करने का कैपेसिटी किसी भी मटेरियल का, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को और अच्छे से डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेंथ को स्ट्रेस के टर्म में यदि डिफाइन करें, भी स्ट्रेस से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं। स्ट्रेस का मतलब आप सिंपली आप समझिए, स्ट्रेस एक मटेरियल का फेल्योर कंडीशन होता है। ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर आ गया, आने वाले लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन ही तो पढ़ना है डियर, इसी के बारे में पढ़ना, लेकिन फर्दर आने वाला लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टर्म में डिफाइन करें तो ये होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो विदस्टैंड कर सकता है कोई भी मटेरियल विदाउट फ्रैक्चर, बिना फ्रैक्चर हुए कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सकता है मटेरियल, वही उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। तो चीज़ों को लिख लें तो बेहतर होगा, यानी आप कहेंगे स्ट्रेंथ इज डिफाइंड, ठीक है, स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम और अल्टीमेट। मैक्सिमम को और भी मीनिंग से जानते हैं, अल्टीमेट तो लिख सकते हैं, अल्टीमेट भी। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस विद स्टैंडिंग, मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन विदस्टैंड, ऐसे लिखिए डियर और बेहतर होगा, विच कैन विदस्टैंड विदाउट फ्रैक्चर और फेल्योर, बोले सही रहेगा, विदाउट फ्रैक्चर और फेल्योर ऑफ मटेरियल और बॉडीज। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, डिफाइंड है दी मैक्सिमम स्ट्रेस, यहां से आप समझिए मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन विदस्टैंड, ठीक है,
विदाउट फ्रैक्चर या फेल्योर, बिना फेल्योर हुए जितना मैक्सिमम अमाउंट का स्ट्रेंथ ही डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन विदस्टैंड, जिसको विदस्टैंड किया जा सकता है ना, विच कैन विदस्टैंड विदाउट फेल्योर ऑफ द मटेरियल या बॉडीज, वही बॉडी का क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। सिंपली कहें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि लोड कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखिए ये मटेरियल है या स्ट्रेस विदस्टैंड करने का कैपेसिटी भी आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन विदस्टैंड, है ना, विदाउट फैचिंग, विदाउट फेल्योर। तो क्या हो रहा है, जैसे देखिए ये मटेरियल है सपोज, या एक बॉडी है, एक बॉडी है, क्लियर। तो इस पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, लोड जैसे अप्लाई करते हैं मटेरियल में स्ट्रेस इंड्यूस होता है, स्ट्रेस से आपको और भी बाद में थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लोड की वजह से स्ट्रेस होता है, इतना बात आप समझे थोड़ा सा, इंटरनली डेवलप होता है मटेरियल में। तो क्या हुआ, तो लोड इस पे अप्लाई किए। अब लोड अप्लाई करने का मतलब क्या है, लोड अप्लाई करने का मतलब ये टूट नहीं जाना है, इसको फेल्योर नहीं होना है, फ्रैक्चर नहीं होना है मटेरियल का। विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फ्रैक्चर हाउ मच लोड द मटेरियल या बॉडीज कैन विदस्टैंड, वही उस मटेरियल और बॉडी का स्ट्रेंथ होगा, वही उस बॉडी मटेरियल का स्ट्रेंथ होगा। यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल विदाउट यहाँ पे लिखें तो और भी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, विदाउट फेल्योर, विदाउट फेल्योर, समझ में आ रहा है, वही स्ट्रेंथ होता है। खैर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इस लेक्चर में थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से के बारे में आपको डिफरेंस आपको बताने के लिए बोले थे, तो चलिए बताते हैं। ये तो नेमिंग हो गया, इसको मिटाते हैं डियर और बताते हैं आपको क्या होगा डिफरेंस। चलिए डियर अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे पहले चीज़ों को समझिए, एक साइड में लिख देते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और एक तरफ आपका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो ठीक है, तो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ बेसिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, तो इसमें जो बॉडी होता है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी के ऊपर डील किया जाता है। यानी कि परफेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, परफेक्टली रिजिड बॉडीज। ठीक है, कैसा बॉडी होता है इसमें, परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है। किस में कंसीडर किया जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, परफेक्टली रिजिड बॉडी। अभी आपको बताएंगे क्या होता है इसका मतलब, चीज़ों को भी आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है चीज़ों को समझिए। देखिए परफेक्ट नाम से तो कोई चीज़ होता नहीं है ऐसी दुनिया में, परफेक्ट या आइडियल नाम से कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन ये कंसिडरेशन है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, इसमें कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के ऊपर डील करेंगे, या फिर इसमें कंसीडर किया जाएगा रिजिड बॉडी नहीं होगा। रिजिड का मतलब होता है, रिजिड का मतलब रिजिड होने का मीनिंग हुआ, देखिए आप सिंपली समझ सकते हैं बॉडी रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है यदि बॉडी डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस करे, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। यानी कि बॉडी जैसा है बिल्कुल भी, जैसे इस शेप का है, ये यदि रिजिड बॉडी है तो इसका मीनिंग होगा कि इस पे जब एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बॉडी अपना शेप साइज जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज नहीं होने देगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रजिस्ट करेगा, रोकेगा, बोलेगा नहीं हम इसको चेंज नहीं होने देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है। बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी है, स्टीफ बॉडी है। रिजिड को स्टीफ भी बोलते हैं, स्टीफनेस इसमें ज़्यादा है, यानी कि बॉडी क्या है, स्टीफ है। रिजिड बॉडी यानी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, सिंपली आप कहें। लेकिन इलास्टिक होने का मतलब होगा कि बॉडी को आप डिफॉर्म कर सकते हैं, उसका शेप साइज को चेंज कर सकते हैं एक लिमिट तक,
एक लिमिट तक शेप साइज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी कैसा है, इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर। खैर अगला यदि डिफरेंस का बात करें समझें तो देखिए क्या होगा सेकेंड में, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी हो गया। नेक्स्ट जो होगा इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो होगा एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। we study about the external forces and their effects। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो होता है वो स्टडी करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब बाहरी फोर्सेस का, और उसका क्या प्रभाव होगा यानी उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। लेकिन यही चीज़ें यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में समझें तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना, इसमें क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट दी इंटरनल। देखिए इसमें एक्सटर्नल नहीं, ये बात जरूर बहुत अच्छे समझिएगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स which develops या produces ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। देखिए क्या बात हो रहा है इसमें समझिए, वी स्टडी अबाउट द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। कौन रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। विच डेवलप्स, जो डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब जो ये चीज़ है आखिर इंटरनल किसकी वजह से डेवलप होता है, तो एक्सटर्नल की वजह से ही डेवलप होता है, एक्सटर्नल की वजह से ही डेवलप होता है जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। ऑब्वियस है ना, इंटरनल तो एक्सटर्नल जब तक नहीं होगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देयर इज no internal resisting force, if there is no external force there is no internal resisting force, है ना, उस कंडीशन में ऐसा होगा। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में क्या होता है नहीं होता है आने वाले फर्दर लेक्चर में आपको और भी क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो एक्सटर्नल की वजह से ही ये होता है एक्चुअली में, लेकिन इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए क्या बातें होता है, अब इसमें समझें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नेक्स्ट यदि समझें तो क्या होगा, तो ओनली ये बात आप समझिएगा, ओनली स्ट्रेस डेवलप्ड, ओनली स्ट्रेस या स्ट्रेसेस लिख सकते हैं, ओनली स्ट्रेसेस डेवलप, ठीक है, ओनली स्ट्रेसेस डेवलप। इसमें क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ डेवलप। अब समझिएगा ये दोनों इसमें डेवलप होता है और इसमें ओनली स्ट्रेसेस डेवलप होता है। ओनली स्ट्रेसेस डेवलप होने का मीनिंग क्या हुआ, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन। अब इसको और अच्छे से समझें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं, यानी स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी स्ट्रेस होगा कुछ ना कुछ, इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट स्ट्रेन जो होगा, बट स्ट्रेन वो इज इक्वल टू कितना होगा, तो जीरो होगा, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन इसमें और इसको क्लियरली लिखें तो क्या होगा, तो स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, आल्सो स्ट्रेन भी जो है, स्ट्रेन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी स्ट्रेन भी होगा कुछ अमाउंट में, स्ट्रेस भी होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर में जो इलास्टिक बॉडी होगा उसमें। लेकिन इसमें रिजिड बॉडी होता है, बॉडी रिजिड है, तो रिजिड होने का मतलब है कि थोड़ा भी एलोंगेट नहीं होने देगा, थोड़ा भी कॉम्प्रेस नहीं होने देगा, यानी स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, जीरो। स्ट्रेन जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में आपको। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी लेंथ के टर्म में बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
क्योंकि लेंथ भी एक डायमेंशन ही है ना, यही होता है स्ट्रेन। तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ। जब बॉडी रिजिड है तो चेंज होने नहीं देगा, 1 मीटर 1 ही मीटर रहेगा ऑलवेज। तो जब चेंज नहीं होगा, इफ देयर इज नो चेंज देयर इज नो स्ट्रेन, इफ देयर इज नो चेंज देयर इज नो स्ट्रेन। स्ट्रेस को थोड़ा सा बताते हैं, तो स्ट्रेस होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर होता है पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। इसका जो यूनिट होगा ऑब्वियस है फोर्स अपॉन एरिया है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बाद में समझाएंगे। तो स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस है ना डियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा भी ये खिंचाने नहीं दे रहा है, ऐसा समझिए, थोड़ा भी खींचने नहीं दे रहा है, थोड़ा भी कॉम्प्रेस नहीं होने दे रहा है बॉडी, क्योंकि बॉडी रिजिड है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडी कैसा लेते हैं, रिजिड बॉडी के ऊपर डील करते हैं। तो जब बॉडी ही रिजिड है तो इसका मतलब होगा कि जब डिफॉर्म नहीं होने देने का मीनिंग क्या होगा, कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। यदि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे सोचिए मान लीजिए किसी को बीमारी नहीं होता है जल्दी, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका क्या है, बॉडी का इंटरनल रजिस्टिंग बिहेवियर जो है वो रोग है ना, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर क्या है, रोग रोधी क्षमता जिसको बोलते हैं आप, बहुत ज़्यादा है। रोग को रोकने का क्षमता, रजिस्ट करने का क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो उसमें बीमारी जल्दी अटैक नहीं करेगा, यानी कि जल्दी वो बीमार नहीं होगा। सेम कंडीशन है ना, यदि रजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल, तो देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन का ही मीनिंग है रिजिड, तो इसका मतलब है कि उसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो जब इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। स्ट्रेस का वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेस होगा, लेकिन डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है तो स्ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं होने दे रहा है। उम्मीद है कि एक ही बात को 2-4 बार रिपीट किया आप चीज़ों को अच्छे से गहराई समझ गए होंगे। इसमें देखिए स्ट्रेस भी होगा, स्ट्रेन भी होगा, इसका मीनिंग इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि बॉडी इलास्टिक है। आप यदि इसको फोर्स लगा करके खींचना चाहेंगे या कंप्रेस करना चाहेंगे इलास्टिक बॉडी को, तो कंप्रेस भी होगा और एलोंगेट भी होगा, कंप्रेस भी होगा और एलोंगेट भी होगा, यानी कि उसमें जरूर होगा। अब एक लिमिट तक ही होगा ना, एक लिमिट के बाद तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगा। इफ देयर इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स देयर इज स्ट्रेस, क्योंकि इसका रेशियो होता है, इफ देयर इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स देयर इज स्ट्रेस। अब यदि बॉडी एलोंगेट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है ना डायमेंशन में, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नॉन एज स्ट्रेन। तो जब चेंज हो रहा है तो स्ट्रेन भी तो होगा, जीरो नहीं होगा ना, स्ट्रेन भी होगा, और बॉडी इलास्टिक है तो चेंज होगा। तो ये बात भी आप समझ गए। थोड़ा सा ग्राफ से इसको समझें, एक छोटा सा ग्राफ से आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए इसको ऊपर बना दे रहे हैं, देखिए क्या होगा, कैसे होगा। यदि स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाए, जैसे सपोज कीजिए, अब स्ट्रेस थोड़ा सा तो आप समझ ही गए हैं, इस एक्सिस में स्ट्रेन दिखाए हैं और इस एक्सिस में क्या दिखाए हैं, स्ट्रेस दिखाए हैं। अभी आप समझिए, तो स्ट्रेस भी होगा स्ट्रेन भी होगा का मीनिंग क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, इस तरीके से कुछ चीज़ें होगा। अब समझ कीजिए ये इलास्टिक पॉइंट है, क्योंकि इसके आगे मटेरियल प्लास्टिसिटी के तरफ चला जाएगा, इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट है। तो ये वाला जो रीजन कहलाएगा, दिस इज योर इलास्टिक रीजन, दिस इज योर इलास्टिक रीजन, ठीक है। जहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस वैल्यू पे आप जरा देखिए, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो स्ट्रेन का भी वैल्यू है कुछ ना कुछ, है कि नहीं, यहाँ स्ट्रेन का भी और साथ ही साथ स्ट्रेस का भी वैल्यू, और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो दोनों एक साथ बढ़ रहा है, कोई जीरो नहीं है बिल्कुल भी। हम इलास्टिक पॉइंट तक ही बताए हैं, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक रीजन कहलाएगा। उसके आगे तक भी आप स्ट्रेन प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल को एलोंगेट करना चाहेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो मटेरियल प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, और जब प्लास्टिक की तरफ चला जाएगा तो मटेरियल को आप बिल्कुल भी आप लोड भी रिमूव कर दें तो मटेरियल वापस अपने शेप साइज गेन कभी नहीं करेगा। तो हम इलास्टिक तक का ही बात किए हैं डियर, तो देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है। अब इसमें यदि थोड़ा सा समझें और भी इसको क्लियरली समझना चाह रहे हैं डिटेल में थोड़ा, तो देखिए क्या होगा। यदि इस एक्सिस में आपका वही स्ट्रेन है और इस एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस है,
तो क्या होगा इस कंडीशन में? देखिए स्ट्रेन नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं होगा लेकिन स्ट्रेस होगा, यानी कि देखिए रेड से बना रहे हैं ये वाला, ये वैल्यू, ये रेड से जो दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस का वैल्यू है इस पॉइंट पे, लेकिन कॉमा स्ट्रेन का वैल्यू नहीं है। क्योंकि क्या लिखते हैं आप लिखते हैं ना या फिर सॉरी ऐसे नहीं, आप एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे ना, तो 0 कॉमा क्या होगा, स्ट्रेस होगा, 0 कॉमा स्ट्रेस होगा, यानी कि स्ट्रेन नहीं है जो कि एक्स एक्सिस में दिखाए हैं, है ना, और स्ट्रेस का वैल्यू है जो कि वाई एक्सिस में शो किए हैं, यानी कि कुछ अमाउंट स्ट्रेस है लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू 0 कॉमा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। दोनों ग्राफ को देखिए आपको समझ में आएगा, इस ग्राफ से इस ग्राफ से, इसमें स्ट्रेन है स्ट्रेस नहीं, सॉरी स्ट्रेन नहीं है स्ट्रेस है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रहा होगा। जो डिफरेंस है बेसिक एकदम ये याद रखना है। जितना देर तक हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो बॉडी को एज्यूम करके चलेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। बॉडी कैसा है ऐसे आप याद रखेंगे कि नो बॉडी इज परफेक्टली इन नेचर। कोई भी बॉडी क्या होता है परफेक्टली नेचर में नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। नो बॉडीज आर परफेक्टली इन नेचर, परफेक्टली इन नेचर कोई भी बॉडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें इलास्टिक बॉडी के ऊपर डील करेंगे, इसमें आपका रिजिड बॉडी के ऊपर, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ना है। समझ में आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ना है, तो इसीलिए दोनों के बारे में बेसिक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को रायता की तरफ फैला दें, शेयर कर दें मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।